पहला सवाल है, एनुअल एकेडमिक पीरियड इन स्कूल आर। स्कूल है कि एकेडमिक पीरियड जो है वो कितने दिनों का होता है। मोस्टली जो हमारे पास एकेडमिक ईयर होता है वो 180 दिन है, पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जर्व किया गया है और ये दुनिया के अंदर सबसे कम है। यानी बाकी मुल्कों के हिसाब से हमारे यहाँ जो एकेडमिक कैलेंडर का दौरानिया है ये बहुत कम है। तो ये 180 दिन जो है वो एनुअल एकेडमिक कैलेंडर है। यानी देख लें आप खुद के हमारे बच्चे 360 65 दिनों में से जस्ट 180 दिन जो है वो स्कूल होते हैं। अभी दोबारा मैसेजेस मिले हमें कि सीटीआई के इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, और कितने दिन करने हैं, 5 दिन करने हैं। यानी हमने 5 दिन सुबह 9 बजे, मेरा कॉलेज जिस जहाँ मैंने इंटरव्यू लेना है 45 किलोमीटर दूर है, 40 45। अब वहां पे जाके मैंने सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक वहां स्कूल में कॉलेज में बैठना है और इंटरव्यू लेने। और इख्तियार कितना है मेरे पास नंबर देने का, सिर्फ 1.5 नंबर का इख्तियार है मेरे पास जो मैंने उन्हें देना है। और फिर वो टॉपर के 4 5 बंदों का इंटरव्यू ले लिया जाता, लेकिन हमने इंटरव्यू कितने बंदों को लेना है, बस सारे के लेना है। 200 बंदे ने अप्लाई किया है एक सीट के लिए, और किसी का पहले वाले का मेरिट 70 है और आखिरी वाले का मेरिट जो है ना वो 5 10 आ रहा है, 20 आ रहा है। सबका लेना है। क्या पता नहीं अजीब तरह के लोग ना यहाँ पॉलिसियां बना रहे होते हैं। लोअर लेवल थिंकिंग आर। लोअर लेवल की थिंकिंग क्या होती है, क्या चीजें इसमें आती हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो हमने पढ़ी थी ना जीन प्याजे की, उसके अंदर हमने जो है ना वो उसके 6 स्टेप्स पढ़े थे। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। पहले 3 लोअर आर्डर के अंदर काउंट होते हैं और अगले 3 हायर आर्डर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो पहले नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन ये पहले 3 है, और एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन ये अगले 3 है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। सर मैंने माइक लगाया हुआ है और अब ये निकाल देता हूँ, फिर बताइएगा कि अब क्या करते हैं, ठीक है। अब बताइएगा, नहीं तो दोबारा माइक लगा लूंगा। इफ स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग लेसन। अगर बच्चों को लेसन की समझ नहीं आ रही, एन इफेक्टिव टीचर, एक अच्छा टीचर क्या करेगा। चेंज लेसन, अपने सबक को तब्दील कर देगा। लीव क्लासरूम, कहेगा मैं तो पढ़ाना ही नहीं है, तुम आप पे पढ़ लो। पनिशेस, उनके कोटा लगाएगा। और चेंजेस टीचिंग मेथड, अपने टीचिंग मेथड को तब्दील करेगा। ठीक है, हाँ बस ऐसा ही कुछ है जी। ये चेंज टीचिंग मेथड जो है ना वो, कुछ अच्छा उस्ताद जो है ना वो देखिएगा कि फॉल्ट कहीं मेरे अंदर है। बच्चे तो बड़े ही मासूम हैं और इनको तो समझने के लिए, पढ़ने के लिए आए बैठे हैं, कहीं पढ़ा मैं नहीं सका। तो उस्ताद अपना टीचिंग मेथड बेहतर करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा और एक अच्छे तरीके से उनको पढ़ाने की कोशिश करेगा। डैश अफेक्ट्स स्टूडेंट लर्निंग। क्या चीज स्टूडेंट्स की लर्निंग को इफेक्ट करती है। स्कूल, इन्वायरमेंट, टीचर, फ्रेंड, सभी करते हैं। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा। स्कूल, इन्वायरमेंट, टीचर, फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। मेरी मेरी जो राय है, जो मेरा आंसर है वो इसका टीचर आंसर है, ठीक है। इन्वायरमेंट बड़ा रोल अदा कर रहा होता है टीचिंग के अंदर, लेकिन अगर उस्ताद जो है वो नहीं भाई पढ़ाता, वो पढ़ाना नहीं चाह रहा, तो क्या एनवायरनमेंट के उस्ताद के साथ मुकाबला हो सकता है। ये इन्वायरमेंट किससे मुराद ये है ना कि एक अच्छा वेल डेकोरेटेड कमरा हो, वहां पे जो है वो फैन चल रहा हो, और जो है वो सारी चीजें हों। लेकिन उस्ताद जो है वो ज्यादा डोमिनेट होगा कि अगर वो ठीक है तो। अच्छा, आप कहते हैं कि सब कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, यानी उस्ताद इन्वायरमेंट का पार्ट है। चलें इसको देखिएगा, मुझे को बताइएगा कंफर्म करके। मेरी राय ये है कि जो टीचर है ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है लर्निंग के ऊपर, और उसके बाद जो है वो इन्वायरमेंट या बाकी चीजें हैं। ओरल स्पीकिंग एंड शोइंग इज। ओरल का मतलब जबानी कलामी जो होता है, यानी बोल के जबान से। एंड शोइंग, एंड शोइंग, शोइंग से मुराद क्या होता है, यानी जब करके दिखाने से मतलब शोइंग से मुराद है कि कोई काम करना, दिखाना उन्हें। तो इस वजह से डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहता है
कि जहां पे हम लोग कोई काम बच्चों के सामने उनको परफॉर्म करके दिखाते हैं, उनको शो करते हैं। तो शोइंग जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड है डिमॉन्स्ट्रेशन का। ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड इज आल्सो कॉल्ड, जो स्टूडेंट सेंटर मेथड है इसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, ये इंस्ट्रक्शन जो होता है ये टीचिंग करने को ही कहते हैं, लेक्चर मेथड को ही दूसरा नाम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। टीचिंग पढ़ाना होता है, और ये भी नहीं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से मुराद ये होता है कि बच्चों को आर्डर देना, उनको डायरेक्ट करना। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ना, इससे मुराद ये है कि बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, उस्ताद कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटेट कर रहा है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये वाला स्टूडेंट सेंटर से ज्यादा रिलेट करेगा। टीवी इज एन एड इन एजुकेशन। टीवी किस तरह की चीज है? ऑडियो है, वीडियो है, ऑडियो विजुअल है, ये टू वे है। टू वे से मुराद वो होता है कि जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है, कि मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे बात कर रहा है। तो टीवी तो बात नहीं कर रहा। ऑडियो है, विजुअल भी है, तो ऑडियो विजुअल दोनों की बात आ गई है, तो ये दोनों वाला ठीक हो जाएगा। टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू किक बाल, बच्चों को बताना कि बाल को किक कैसे करनी है। ये कॉग्निटिव डोमेन में आएगा, साइकोमोटर में या अफेक्टिव में। जहां पे हम अपने जिस्म का इस्तेमाल करके, फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करके कोई काम कर रहे होते हैं, उसे हम साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा साइकोमोटर डोमेन। फिर वो कहता है रीअरेंज स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉजिकली। जब आपने कोई फैसला करना है लॉजिकली, तो आप वो फैसला किस तरह करेंगे? मतलब कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, पहले तो देखेंगे कि किस मसले के मुतालिक मैंने फैसला लेना है, प्रॉब्लम क्या है मेरा, उसका क्राइटेरिया क्या है, जो हमने जो फैसला करना है, फैसला करने क्राइटेरिया क्या है, और कौन सी चीज जो है वेटेज ज्यादा है उसके फैसले, उसके फैसला करने के अंदर। हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है जिनमें से हमने सिलेक्ट करना है, उन अल्टरनेटिव का एनालिसिस हम करेंगे। फिर उसमें से फाइनल हम अल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब भी आपको जिंदगी में कहीं फैसला लेना होता है, तो पहले प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को क्या क्राइटेरिया है कि हल करने के लिए हमारे पास किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, और कौन सी इसके, तो इसके हमने तरतीब लगानी होती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं पेपर में आ जाते हैं, जिसमें होते हैं कि स्टेप्स दिए होते हैं, उनको अरेंज करना होता है। तो ये इसका आंसर, ये मैंने बल्कि टिक भी ये बोल्ड किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो करेक्शन, जो तरतीब है, ये ठीक है। खैर तरतीब जो भी, इसको रट्टा लगा लेना है। रट्टा से मुराद है कि आप एक दफा इसको देख लें सारे प्रोसेस को, कि हमने डिसीजन मेकिंग के अंदर किन किन प्रोसेस को फॉलो करना है। पहला आइडेंटिफिकेशन, फिर क्राइटेरिया देखना, फिर उसकी वेटेज देखना, फिर उसमें से अल्टरनेटिव जैसा कौन कौन से हैं, अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, उनका एनालिसिस करना, फिर उसमें से जो है फाइनल एक आंसर सिलेक्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग आर द, प्लान करना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनको डायरेक्ट करना, ये क्या है? गोल्स हैं, फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शन काम वगैरह होता है ना भाई, उन्होंने कौन कौन से काम परफॉर्म करने हैं, तो वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, मोटिवेशन किस चीज से रिलेट करती है? प्लानिंग से, कंट्रोलिंग से, लीडिंग से, नन ऑफ दी। तो मोटिवेशन जो है वो लीडिंग उसका होगा, यानी मोटिवेट करना। लीडर ही मोटिवेट करते हैं ना, लीडर की क्वालिटीज है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं। तो ये लीड करना इसका आंसर सूटेबल होगा। सुपरविजन शुड बी प्राइमरली, जो सुपरविजन है ये कैसी होनी चाहिए? प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल होनी चाहिए। यानी प्रिवेंटिव से मुराद होता है बचाने वाली, और क्रिटिकल से मुराद होता है कि जो तनकीद करने वाले। यानी ऐसी सुपरविजन ऐसी होनी चाहिए जो हमें बचाए भी और हमें तनकीद भी करे, या ऐसी हो प्रिवेंटिव एंड कुरेक्टिव, जो हमें बचाए भी कि आपने ये गलती नहीं करनी, और कुरेक्टिव, और हमारी गलतियों को सुधारे भी। ठीक है, हमें बचाए भी और सुधारे भी। कंस्ट्रक्टिव, यानी वो हमें तमीराती, यानी ऐसे होता है कि आप ये काम करो थोड़ा और क्रिएटिव और क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएं। कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल। देखिए, एक तो जब पहले हम इसमें से निकालते हैं, जो क्रिटिकल के वर्ड आ रहा है ना,
ये क्रिटिकल सुपरविजन में नहीं होती। सुपरविजन एक हमारा फ्रेंडली बॉस होता है। सुपरविजन एक ऐसा बॉस होता है जो हमारे साथ मिलके काम करता है। अब वो क्रिटिकल उसके अंदर नहीं होगी, यानी सेफ्टी नहीं होगी क्रिटिकल की। ठीक है, तो ये हम निकाल देंगे कि वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा। फिर आ गया, इसको सी को देखें जरा। क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव दोनों चीजें ही नई चीज हैं। यानी सुपरविजन क्या आपको ये काम करती है कि बस कुछ नया करो? भाई वो तो, उससे तो काम चलाना होता है। हमारा हेडमास्टर चाहता है कि हमारा निजाम चलता रहे। तो वो इतनी क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव और हर चीज नए अंदाज से, इसके इतने स्टेप्स वो नहीं लेता। ये पॉलिसी बनाना, ये नए गोल्स, ये चीजें वो नहीं कर रहा होता। तो वो उसका काम होता है कि हमें किसी बुरे काम से बचाए और जहां हमारी गलतियां आ रही हैं उनको ठीक करें। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्कूल बजट इंक्लूड्स, जो हमारा स्कूल का बजट होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। मतलब उसके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट दोनों ही होते हैं। डेवलपमेंट में आता है हमारी नई बिल्डिंग का बनाना, कुछ नया करना, ठीक है। और जो होता है नॉन डेवलपमेंट में, जो अपनी उसी पुरानी बिल्डिंग की रिपेयर करना, यानी बिजली के बिल या इस तरह की जो चीजों को मेंटेन करने के लिए उस्तादों को सैलरी देना, ये नॉन डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ये इसके बोथ आंसर ठीक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जॉहन डेवी, एजुकेशनल प्रोसेस हैज टू साइड्स। एजुकेशन की जो प्रोसेस है इसकी दो साइड्स हैं। कौन कौन सी हैं? सोशियोलॉजिकल, ये बात तो ठीक है कि जो जॉहन डेवी है सोशियोलॉजिकल की बात करता है वो, ठीक है। एंड फिलोसोफिकल, तो फिलोसफी की बात नहीं करता। फिलोसफी की बात नहीं करता जॉहन डेवी। फिलोसफी से नजदीक से भी कोई नहीं गुजरता। इकोनॉमिकल, जॉहन डेवी ने कहीं पे भी बात इकोनॉमी की नहीं की, ठीक है। और फिलॉसफी की बात करता कोई नहीं। साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, जो डेवी है भी साइकोलॉजिस्ट है। और ये सोशियोलॉजी को एजुकेशन का एक बड़ा सोर्स समझता है कि सोशियोलॉजी से हम एजुकेशन को जो है ना वो सीख सकते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। तो इसका ये जो सी ऑप्शन है ये मोस्ट सूटेबल है, अप्रोप्राइट है, करेक्ट है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नॉलेज और स्किल्स ट्रांसफर की जाती हैं फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, थोड़े बंदों से ज्यादा बंदों को। फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू फ्यू पर्सन, थोड़े से थोड़े को। फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू नेक्स्ट जनरेशन, थोड़े बंदों से नई जनरेशन को। फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को इल्म का तबादला करना, इल्म मुंतकिल करना, यही होती है एजुकेशन होती है, ठीक है। नॉलेज स्किल्स को एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकिल करना, ये इसे हम बोल रहे हैं एजुकेशन एंड स्किल ट्रांसफर का पर्पज यही होता है। पोलो फरारी ने ये एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। इसको जो है फिर कहीं ना इधर मेंशन ना कर लें थोड़ा। ऐसे ही। अच्छा जी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, कि कोई बंदा दिमागी तौर पे कितना बीमार है ये देखना। लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग, इसको देखना। इंटेलिजेंस को देखना या कॉग्निटिव प्रोसेस को देखना। साइकोलॉजी किसको देखती है इसमें से? साइकोलॉजी, गुलरेज साहब ठीक नहीं है। मैडम मैं विश्वफार जिंदाबाद। जी देखिए, हमने कहा था कि जो होती है ना साइकोलॉजी, ये तीन चीजें, एक होती है लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। तो लर्नर जो साइकोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट को बंदा है ना, वो लर्नर है। वो क्या है? यानी ये गिर्द ही घूमती है, लर्नर के गिर्द घूमती है। सर ये स्टडी ऑफ माइंड होता है क्या? स्टडी ऑफ माइंड होता है? अच्छा, वैसे उसकी डेफिनेशन बता रही हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। शायद आप उस तरफ आ रहे होंगे, लेकिन हमने इसके वो बताए थे, इसके जो है ना वो तीन क्या बोले थे। हाँ, तीन एरियाज ऑफ फिलोसफी थे ये। The data which have already been collected by someone are called,
अच्छा, तो द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फ्रॉम बाय समवन आर कॉल्ड। जब डाटा किसी और से ने लिया हो, तो मतलब मैंने डाटा नहीं लिया, डाटा किसी और ने लिया, तो उसके डाटा में से मैं लेता हूँ, तो मेरे लिए सेकेंडरी डाटा होगा। मार बेटा ऊपर जाके सो जाओ, इधर नहीं सो, ऊपर जाके सो जाओ, हम पंखा चला के देंगी मम्मा, जाओ। क्लासिफाइंग स्टूडेंट इन a statistic course by their gender is an example of what scale of measurement। देखिए जहां पे जेंडर की बात हो गई है, कि जहां आप क्लासिफाई कर रहे हैं, मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, इस तरह की बातें, ये मुसलमान है, हिंदू है, तो इस तरह की बातें जो वो नॉमिनल में होता है, ठीक है। यानी पहला जो मेजरमेंट स्केल है, उसके अंदर हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं, क्लासिफाई कर रहे होते हैं। करिकुलम मीन्स, करिकुलम का मतलब क्या होता है? कोर्स, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एक इदारे के अंदर जो वो सब कुछ जो करवाया जा रहा है, वो सब कुछ जो सब एक्टिविटी, चाहे करिकुलम है चाहे नॉन को करिकुलम है, तमाम एक्टिविटी जो करवाई जा रही हैं एक इदारे के अंदर, उसे हम करिकुलम बोल रहे होते हैं, करिकुलम ही कह रहे होते हैं। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, जी जी ठीक हो गया मम्मी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, थैंक यू। अच्छा, आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम। जहां बात आ जाए टाइम की और बात आ जाए आउटलाइन की, तो वो होता है हमारे पास सिलेबस, ठीक है। एक स्पेसिफिक आउटलाइन सब्जेक्ट की और स्पेसिफिक टाइम में कवर करनी हो, तो इसे हम सिलेबस बोलते हैं। द फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड। वो फैक्टर जो करिकुलम की डेवलपमेंट को मुतासर करते हैं, वो कौन से हैं? करिकुलम डिजाइन, इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, जिसमें हमारे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन आती है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, हिस्टोरिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। तो ये हमारे करिकुलम की पूरी जो है ना, वो उसको चेंज करके रख देती हैं, कि हमारी पूरी जो है ना वो सिमत ही बदल जाती है, कि हमने करिकुलम किस तरह बना रहे हैं। when, what, why and how to teach is the main task of। कौन बात करता है कि बच्चे को कब पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये बातें कौन करते हैं? ये बातें एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले करते हैं, क्योंकि लर्नर के गिर्द घूमते हैं, तो लर्नर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये वही बात है। द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, उसको इवेलुएट करना, यानी करिकुलम के अंदर जो सब काम हो रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम करिकुलम डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी ठीक है, सारे काम जो करिकुलम के अंदर करिकुलम डेवलपमेंट बोलते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। तो फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है जो वैल्यू बार बार आती है, उसे क्या बोलते हैं? मीडियन, मोड बोलते हैं, मोड, ठीक है। मीडियन तो होता है वो सेंटर पॉइंट, और मीन होता है उसका एवरेज। महत बेटा पानी लेके आओ मेरे लिए। अ नेगेटिव कोरिलेशन मीन एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीज। नेगेटिव कोरिलेशन ये होगा कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, नहीं, वो तो पॉजिटिव होता है। वन वेरिएबल इंक्रीज अदर वेरिएबल डिक्रीज, ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। और वेरिएबल वन वेरिएबल डिक्रीज अदर डिक्रीज, जो भी पॉजिटिव कोरिलेशन में एक चीज का दूसरी के साथ जा रही है ना, और जब एक उधर ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। What is the main purpose? To give research report a proper academic appearance with lots of citation and literature review। तो जो हमारा लिटरेचर रिव्यू जब हम लिख रहे होते हैं, उसके अंदर, सॉरी हाँ, लिटरेचर रिव्यू जब हम कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी साइटेशन उसके अंदर दे रहे होते हैं। इन साइटेशन का मकसद क्या होता है? टू फुलफिल द वर्ड लिमिट्स रिक्वायरमेंट, कि हम ताकि ज्यादा से ज्यादा वो देंगे, लिटरेचर रेफरेंसेस देंगे, तो हमारे जो है वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी।
टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके मुतालिक ऑलरेडी कितना काम किया जा चुका है, ये साइटेशन की वजह से हमें ये पता चलता है। यही है ना जी, लिटरेचर रिव्यू का पर्पज ये होता है कि पहले क्या कुछ जो है ना अब तक हो चुका है, तो वो हमें पता चल रहा होता है उससे। Which of the following provides solid foundation for theoretical framework? कौन सी चीज है जो theoretical framework के लिए solid foundation देती है? सर्वे, लिटरेचर रिव्यू, पायलट टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटल। तो जो जी लिटरेचर रिव्यू, पायलट कैसे होगा सर? हमें जो पता चलता है ना अपनी रिसर्च के हवाले से कि हम कैसे थ्योरेटिकल, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू में। बताता हूँ, जब हम चैप्टर 2, जो आप में से एमफिल जिन्होंने किया है, तो उन्होंने उसके अंदर जो चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू का लिखा होगा, तो चैप्टर 2 के अंदर आप लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं करते, तो जहाँ आप बताते हैं कि कौन सी थ्योरीज हैं जो मेरी स्टडी के रिलेट कर रही हैं, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो लिटरेचर रिव्यू में होता है। पायलट टेस्टिंग होती है जब हम बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसको बड़े पैमाने पे करने से पहले, मिसाल तौर पे मेरी पॉपुलेशन है 1000 बंदा, 1000 बंदे से मैं डाटा लेना है। अब इतनी बड़ी रिसर्च करने से पहले मैं जब चंद लोगों से डाटा लूंगा, 100 बंदों से डाटा ले लूंगा, वो देखने के लिए कि जो मेरी हाइपोथेसिस है, क्या वो जो डाटा मैंने 100 बंदों से लिया उससे रिलेट कर रहा है, तो क्या उससे रिलेट कर रहा है, ये चीज हम देखेंगे। अगर तो वो उससे रिलेट कर रहा है तो फिर हम अपनी बड़ी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर मेरी उससे रिलेट कर ही नहीं रही, यानी कि वो सारे जवाब उलट आ गए हैं मुझे, उस सूरत के अंदर क्या होगा कि मैं वो अपनी हाइपोथेसिस चेंज कर दूंगा, तो बजाय पूरी रिसर्च करने की बजाय। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ डाटा कलेक्शन? इनमें से कौन सा डाटा कलेक्शन का टूल नहीं है? हाइपोथेसिस, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर। आसान सा सवाल है, हाइपोथेसिस कोई सोर्स नहीं है, हाइपोथेसिस में डाटा कलेक्ट नहीं करते, तो मफरूजा है जो हम अपनी रिसर्च के लिए देते हैं। द मेजर पर्पज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इज टू, को करिकुलर एक्टिविटीज का मेजर पर्पज क्या है? प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द यूजुअल क्लासरूम रूटीन, कि को करिकुलर एक्टिविटी से हमें रूटीन की क्लास की जो रूटीन पर चलती है। अलाउ स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इनटू गुड सिटीजन, कि स्टूडेंट को गुड सिटीजन वो बन जाए। हेल्प स्टूडेंट अचीव अ वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी, कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए। परमानेंट स्टूडेंट टू हैव अ चॉइस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, हम घर में उर्दू ही बोलते हैं, तो बच्चे जो है ना वो उर्दू ही बोलते हैं, पंजाबी कोई नहीं बोलते, तो फिर वो पंजाबी। वैसे मैं पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन बेगम साहबा ने पता नहीं कसम उठाई हुई है, वो पंजाबी नहीं बोलती, मेरे कहने के बाद अपनी बहनों के साथ पंजाबी में लगी होती है, मेरे साथ उर्दू में ही बात करती है। तो खैर वो बच्चे भी इसी वजह से उर्दू में बात करते हैं। तो अच्छा, इसके दोनों आंसर जो है ना, ये बी और सी, ये दोनों ठीक है। हम गुड सिटीजन बनाना भी एक पर्पज होता है हमारा, और जो है ना वो वेल एडजस्टेड वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी जो है ना, वो भी जरूरी है। खैर मैं इसका आंसर जो है ना वो गुड सिटीजन लगा रहा हूँ, कि अच्छा शहरी बनाना जो ना, तलीम का पर्पज ये होता है, वो करिकुलर एक्टिविटीज भी, तो ये दोनों वैसे ठीक है, वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी के हर के एडजस्ट हो सके। और गुड सिटीजन भी यही है कि वो भी अच्छा शाही, वो ही है कि जो हर एक चीज को समझ के उनका एडजस्ट हो सके। All the learning activities which are exposed during study are included in, all the learning activities which are exposed during study are called, मैं जब पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के दौरान जो मेरी लर्निंग जो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो किस में आएगा?
ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, कंसेप्चुअल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन, नॉर्मल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन, मॉडर्न टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, लर्निंग एक्टिविटीज करवा रहा हूँ, अब उसके दरम्यान मैंने कोई मॉडर्न चीज यूज नहीं की, मैंने कोई नॉर्मल टेक्निक की बात इसमें कोई नहीं की। अब बात आ गई पहले दो, ए और बी के अंदर से है। अच्छा, ट्रेडिशनल और कंसेप्चुअल, अब बताएं इनमें से ए और बी में से कौन है? कंसेप्चुअल वे एक्सप्लोर ड्यूरिंग स्टडी। अच्छा, इसके अंदर ना ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज है, उस वजह से करके ना हम इसको ट्रेडिशनल कर देते हैं। तमाम कोई स्पेसिफिक, कोई कंसेप्चुअल या कोई मुश्किल वाली बात हमने कोई नहीं की। और मुश्किल बात नहीं की मतलब हमने ये नहीं कहा कि फला कोई खास एक्टिविटी या मुश्किल कंसेप्ट, बस यूजुअल जो है ना तमाम एक्टिविटीज क्लास में चल रही हैं और वो एक्सपोज उनका ज़ाहिर होना, तो ट्रेडिशनल टेक्निक होगी। ठीक है, मैं थोड़ा इसको लगाता हूँ, ये है ही नहीं, ए और बी में से ही जो है वो एक बेस्ट रहेगा। या कंसेप्चुअल हो सकता है, कंसेप्चुअल में मेरा मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड होना चाहिए था जो थोड़ा बता रहा होता किसी चीज को बड़ा डीप अंडरस्टैंड करना या कोई इस तरह की बात कर रहा होता, तो तब करते। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा आप, या मुझे बता दीजिएगा, मैं ट्रेडिशनल इसका लगा रहा हूँ। द मटेरियल टीचर्स यूज टू फॉस्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। वो मटेरियल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ नोट्स नहीं, नोट्स बुक्स नहीं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, वीडियो गेम। तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है कि वो मटेरियल जो हम ड्यूरिंग स्टडी हम यूज कर रहे होते हैं अपने आप फैसिलिटेट करने के लिए। Which of the following computer-based instructional material can be used to learn new concept? Which of the following computer-based instructional material can be used to learn new concept? नया concept सीखने के लिए जरा बताइए। गेम जो होता है ना, गेम हम तब करते हैं जब हमने कोई मुकाबला करवाना हो। ठीक है, गेमिफिकेशन मुकाबले के लिए होता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए होता है। अब आ गया ट्यूटोरियल एंड सिमुलेशन, जब कोई रियल लाइफ इशू को हम देख रहे हो ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरह हम कर रहे हो, तो फिर सिमुलेशन होता है। जहाँ हमने कोई रियल लाइफ की बात नहीं की, हमने नए कंसेप्ट की बात की है, लेकिन रियल लाइफ ट्यूटोरियल जो होता है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। जब हम कोई नया कंसेप्ट सीखने के लिए ट्यूटोरियल होता है, फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ, आपका सर फलां मुझे ना फेसबुक की आईडी बनानी है, तो मैं कहता हूँ यार वो कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख लो उसका। कोई नई चीज जब हमने सीखनी होती है ना, तो उसके लिए हम ट्यूटोरियल देखते हैं, ट्यूटोरियल होता है ये। जब सिमुलेशन होता है, जब किसी रियल लाइफ का कीवर्ड है सिमुलेशन का, कि किसी मसले को ऐसे करना, रियल लाइफ मसले को उसकी डमी बना के या उस तरह करना कि वो ऐसा शो हो रहा है जैसे रियल लाइफ की तरह है, तो वो सिमुलेशन के अंदर होता है। मिस्टर हयान, अ ग्रेड 5 टीचर, 5वीं क्लास का टीचर, प्रेफर टू यूज टेक्स्ट बुक, वो क्लास में टेक्स्ट बुक को यूज करता है, देन अदर इंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाकी इंस्ट्रक्शन मटेरियल की बजाय। व्हाट कुड बी हर रीजन फॉर यूजिंग इट? क्या रीजन है कि वो इसको यूज करता है? टेक्स्ट बुक कैन बी इजीली डुप्लीकेटेड, कि किताबें बड़ी आसानी से डुप्लीकेट की जा सकती हैं, प्रिंट करवाई जा सकती हैं तभी। टेक्स्ट बुक क्विकली, तो मिस्टर, अच्छा जी, अब मिस्टर हयान को मिस हयान ना कर दें फिर, किसी की बीवी बना देते हैं इसे। ये नहीं, आप खुश हैं? टेक्स्ट बुक क्विकली बिकम अपडेटेड, कि टेक्स्ट बुक को क्विकली अपडेट किया जा सकता है। टेक्स्ट बुक एड्रेस द नीड्स ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट, कि टेक्स्ट बुक जो है वो डाइवर्स जो स्टूडेंट है उनकी नीड्स को पूरी करती है। ये टेक्स्ट बुक कंटेन मोस्ट ऑफ द मटेरियल दे नीड टू लर्न इन द कोर्स। टेक्स्ट बुक इसलिए लगवाते हैं कि वो एक ही किताब के अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए टेक्स्ट बुक लगवा रहे होते हैं। Which of the following is not the function of educational psychology? कौन सा एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है?
टू डिस्कवर टेक्निक्स बाय मीन्स ऑफ विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी अटेन्ड इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली की वर्ड है ही साइकोलॉजी का, किसी चीज को कितने बेहतर अंदाज में करना है, तो ये तो साइकोलॉजी की बात है, हमने नाट की बात करनी है। टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव, हमें गोल, अब गोल डिसाइड करना ये साइकोलॉजी का काम नहीं है। गोल आप पहले डिसाइड, आप असेसमेंट एवेल्युएशन में देखेंगे तो वो फिलोसॉफिकल बात है, बिल्कुल। जी ही लग रहा। अच्छा, अंडर लर्निंग प्रोसेस आ गया, लर्नर आ गया, ये साइकोलॉजी के कीवर्ड होते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल बिहेवियर, बिहेवियर एटीट्यूड। साइकोलॉजी किस तरह की साइंस है? तो बिहेवियर की साइंस है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज अ कंपोजिट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज सजेस्टेड बाय। इंटेलिजेंस जो है ना, ये कंपोजेंट है 9 मुख्तलिफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की। आप लोग गार्डनर की तरफ जा रहे हैं, गार्डनर ने 8 डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज दी थी, कंपोजिट की बात नहीं की थी। यहां बाद में क्या कर रहा हूं, कंपोजिट ऑफ 9, यानी कह रहा है कि कोई बंदे में अगर ये 9 क्वालिटीज होंगी तो वो ज़हीन होगा। इस सवाल को समझें, ये सवाल कह रहा है कि ऐसा शख्स जिसके अंदर 9 सलाहियतें होंगी एक शख्स के अंदर, तो वो बंदा ज़हीन कंसीडर होगा। जिसके अंदर ये नहीं होंगी, गार्डनर तो था ना, वो डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करता था, ठीक है। तो इसका आंसर थरस्टन ही है। वो 9 कौन सी हैं, ये मैंने स्लाइड के अंदर शामिल कर दी हैं। वर्बल कंप्रिहेंशन के उसको समझना, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशल विजुलाइजेशन, परसेप्शुअल स्पीड, मेमोरी, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्रिएटिव, ये सारी बातें जो जिसमें होंगी ना, तो वो अंदर। एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्नड आर, वो मजमू एग्जाम इम्तिहान जो आप आखिर में लेते हैं, और ये देखने के लिए कि बच्चों ने कितना सीख लिया है। एंग्जाइटी टेस्ट होगा, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, एडजस्टमेंट टेस्ट, ये सही समझ रहे हैं। जो आखिर में होता है ना, सिर्फ उनकी लर्निंग देखने के लिए, वो अचीवमेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं फ्यूचर मुस्तकबिल एबिलिटी की बात हो रही होती है ना, तो फिर एप्टीट्यूड की तरफ आते हैं। व्हाट इज द बेल इन पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलो की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसके अंदर बेल बजती है और खाना आता है और डॉग के मुंह से सलाइवा आता है, तो बेल क्या है वहां पे, एज ए कंडीशन स्टिमुलस है या अनकंडीशन है? खाना अनकंडीशन स्टिमुलस है, खाना एक अनकंडीशन है कि फितरत है कि खाना आना है तो सलाइवा आना है। जो दूसरा है ना बेल, वो कंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है। वन सेंटेंस समरी इज फॉर्म ऑफ, एक सेंटेंस की जो समरी है, यार वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ आपने ठीक किया है। एक बात पूछी है और एक बात से ठीक बताइए, एक ही बात के अंदर हमने बात को खत्म कर दिया है। तो ये कौन सी इवेल्यूशन होगी, किस तरह की? टीचर इवेल्यूशन है, स्टूडेंट इवेल्यूशन है, फॉर्मेटिव है, ये समेटिव है? ये फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन, जहां हम ना एक ही, मतलब उसी वक्त हमने बात खत्म कर दी और उसको समराइज कर दिया, ये फौरी तौर पे खत्म होने वाली ये फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है। The idea that learning is a social process was given by, लर्निंग सोशल प्रोसेस है, कौन इसकी बात करता है? वगॉट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड द आइडिया ऑफ, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो किस आइडिया को होल्ड करते हैं? लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय इनसाइट, या लर्निंग बाय डूइंग? तो कंस्ट्रक्टिविज्म वाले नहीं, चेंज इन बिहेवियर की बात तो लर्निंग और चीज है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म अपने नॉलेज को खुद बनाना। अपने नॉलेज को खुद हम कहाँ बना रहे होंगे? जब हम कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम कुछ कर रहे होंगे
तो तभी हम अपने नॉलेज को बिल्ड कर रहे होंगे ना। तो ये लर्निंग बाय डूइंग की बात होगी, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर लर्निंग बाय डूइंग की बात है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये मॉडर्न मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, स्टूडेंट सेंटर मेथड है, लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है ना, ये लैंग्वेज को सीखने के लिए होता है। ट्रांजिशन साइड की क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं सर? तो ज्यादा ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन मेथड लैंग्वेज में यूज होता है। और यहाँ पे इसके दो ऑप्शन ठीक है, इसके अंदर दो ऑप्शन ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग मेथड जो है ना, इसको यानी जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं तो वो स्टूडेंट ट्रेडिशनल मेथड भी इसको बोलते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कर दो, यहाँ से यहाँ तक कर दो। इसका बी ऑप्शन और डी दोनों ठीक है, और बी ज्यादा बेहतर। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगर यहाँ पे जो ना लैंग्वेज की बात की है, तो अगर हम कहीं ना कहीं कीवर्ड में लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, फिर उसका ज्यादा आ जाता है। ठीक है, वो ज्यादा होता है।